नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूकेपीएससी एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। एक बात आप लोग को बता दो मित्र, यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग को बरगलाने और भ्रमित करने का काम करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से बिल्कुल जुड़िएगा इसलिए क्योंकि आपका फायदा है, ठीक है। और आवश्यकता ना हो तो न भी जुड़िए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं, उत्तराखंड एल्टीग्रेड का अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो करो या मरो का नारा दे दीजिए, अच्छे तरह से आप सिलेक्शन मिलेगा। और उत्तराखंड एल्टीग्रेड एसएसटी का बाकी सब्जेक्ट का मैंने ठेका तो नहीं लिया है, लेकिन मैं सिर्फ एल्टीग्रेड हिस्ट्री पर फोकस करूंगा। और एल्टीग्रेड का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल मैं आप लोग को दूंगा। मैं जो टेस्ट करा दूंगा आप लोग को, मैं जो लेक्चर्स वीडियो आप लोग को दे दूंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, छाती ठोक कर डंके की चोट पर सुई की नोक पे बोल रहा हूँ, एक प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। जो लोग उत्तराखंड एल्टीग्रेड एसएसटी हिस्ट्री के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी फीस 1499 रुपया रखी गई है, लेकिन 50% डिस्काउंट पर आप लोगों को मिल जाएगा। कुल मिलाकर 799 रुपये में उत्तराखंड एल्टीग्रेड एसएसटी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, हिस्ट्री की, ओनली हिस्ट्री की, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल मिलेगा मित्र, सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित यह टेस्ट सीरीज है और इसमें कम से कम 42-43 क्वेश्चन हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित एक प्रश्न भी आया तो यहीं से आएगा, और 5 प्रश्न भी आए यहीं से आएगा, 10 प्रश्न भी आया तो यहीं से आएगा। यह कॉन्फिडेंस है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल हम आप लोग को जो दे रहे हैं यह बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है। तो यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग सीरियस हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी, डीएसएसबी और छत्तीसगढ़, झारखंड, टीजीटी, पीजीटी में ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन हुआ है, हमारे इसी कोर्स से हुआ है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बहुत ही उम्दा प्रश्न है और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, बार बार आता है, न जाने प्रश्न यह क्यों आता है, ठीक है। एनसीईआरटी से रिलेटेड यह क्वेश्चन आता है बार बार। तो देखिए, वह स्थल जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष संजो कर रखा हुआ है, वह स्थल है आपका मेहरगढ़, विकल्प बी। ये मेहरगढ़ कहाँ है भैया? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच आपका मेहरगढ़ है। तो देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, स्थित है मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ पर पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ के बारे में अपने पिछले वीडियो में, अपनी सीरीज में मैं व्याख्या के माध्यम से बहुत कुछ बताया हूँ आप लोगों को। प्रश्न 22 देखिएगा, नौदार टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? नौदार टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? यह एक पुरातात्विक स्थल है नौदार टोली, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो यह एचडी सांकलिया के द्वारा किया गया, एचडी सांकलिया के द्वारा। विकल्प सी जो है आपका सही है। देखिए, नौदार टोली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश का स्थल है नौदार टोली, और इसका उत्खनन एचडी सांकलिया के नेतृत्व में किया गया। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणकालीन ग्राम स्थल है, जिसकी खोज कब हुई थी? जिसकी तिथि 1600 बीसी से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है, ठीक है। उद्भव काल की बात हो रही है। प्रश्न 23, नौदार टोली किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज्यादा टिपिकल प्रश्न है, ठीक है। नौदार टोली जो है आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है नौदार टोली, विकल्प डी। और यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल है नौदार टोली, जिसकी खोज किसने किया था? एचडी सांकलिया के द्वारा किया गया था। प्रश्न 24 देखिएगा, बृहद पाषाण जिसे महापाषाण भी बोलते हैं, बृहद पाषाण भी कहते हैं और महापाषाण भी कहते हैं, तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई है मैं आपको बता दूं। बृहद पाषाण या महापाषाण ये संस्कृति है। इसमें क्या होता था,
जब मानव का सावधान हो जाता था तो मृतक को दफनाया जाता था, नहीं, और जब मनुष्य मर जाता था पाषाण काल में तो उसको दफनाने के बाद जहाँ दफनाया जाता था वहाँ बड़े बड़े शिलाखंड एक जगह ला दिया जाता था। जैसे मान लीजिए मानव को यहाँ पर दफनाया गया, ठीक है, तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा शिलाखंड ला दिया जाता था। कभी कभी चारों तरफ से गोलाकार शिलाखंड ला दिया जाता था, या कभी कभी होता था कि उसके ऊपर एक बड़ा शिलाखंड ला दिया जाता था। इस तरह से बड़े बड़े जो शिलाखंड थे जिसे महापाषाण कहा गया, उनको मतलब एक तरह से सजाया जाता था, ठीक है, जहां दफनाया जाता था वहां पर सजाया जाता था, तो इसे ही महापाषाण संस्कृति कहते हैं। और यह महापाषाण संस्कृति जो थी वो दक्षिण भारत में थी या पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई गई थी। तो यह क्या था, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित थी इन्हें बृहद पाषाण या मेगालिथ, देखिए इसे क्या कहते हैं, अब इसमें इसका शब्द का नाम बदल जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए इसे महापाषाण संस्कृति भी कहते हैं, इसे बृहद पाषाण संस्कृति भी कहते हैं, और इसे मेगालिथ भी कहते हैं। मेगालिथ का मतलब महापाषाण युग के नाम से जाना जाता था। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैन सर्कल, डोलमैन, अम्ब्रेला सर्कल, इस तरह से होता था, इनके नाम होते थे। प्रश्न 25 देखिएगा, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। ये जो राख का टीला है वो कहां से मिला है, किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिला है राख का टीला, ठीक है। तो यह तो क्लियर हो गया कि राख का टीला जो है किस समय अवधि का है, तो यह नवपाषाणकालीन संस्कृति है राख का टीला। तो ये राख का टीला कहां से मिला है, ये चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो राख का टीला जो मिला है वो संगम कल्लू से मिला है। राख का टीला का मतलब ये है कि यहाँ पर राख का अंबार लगा हुआ था, एक ऐसा जगह मिला जहां पर राख का एकदम राख का थू गजा हुआ था, राख का ढेर गजा हुआ था। मतलब यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर एक लंबे समय तक यहाँ पर अग्नि जलाई जाती थी यहाँ पर, या फिर हो सकता था कि यहाँ पर राख का ढेर मतलब रखा जाता था, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। ये था संगम कल्लू में। संगम कल्लू जो है आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल है संगम कल्लू। तो संगम कल्लू कहाँ है भैया, संगम कल्लू आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैसूर के पास है, मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में है संगम कल्लू, ठीक है। और यहाँ से राख का टीला मिला है। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगम कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले हैं। राख के टीले कैसे हुए होंगे भैया, राख के टीले तो भाई मान लो हो ही जाएगा ना। जैसे मान लीजिए वहां पर ऐसे ही हो सकता है कि कई मोहल्ले के लोग एक जगह राख इकट्ठा करते रहे हों, ठीक है, और एक लंबे समय अवधि में तो भाई टीला बन ही जाएगा, ठीक है। प्रश्न 26 देखिएगा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। और यहाँ पर भीमबेटका की जो गुफा है इसमें क्या हुआ है, गुफाओं में शैल चित्र मिले हैं। मतलब भीमबेटका वह स्थल है मध्य प्रदेश का जहाँ एक लंबे समय अंतराल तक मानव निवास का केंद्र रहा है भीमबेटका की गुफा, ठीक है। और वहाँ खाली समय में पाषाणकालीन मानव वहां पर क्या करता था, चित्रकारी करता था, पत्थरों पर चित्रकारी किया करता था। भीमबेटका का नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता था कि महाभारत काल में महाबली भीम अज्ञातवास के दौरान वहां पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने विश्राम किया हुआ था, इसलिए इस स्थल का नाम भीमबेटका पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं भीमबेटका की गुफा में। विकल्प जो है आपका सही है। खाली समय में आदिमानव चित्रकारी भी करता था। तो यह एक तरह से आश्रय स्थल था, ठीक है, लोगों का आश्रय स्थल था भीमबेटका गुफा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। इन गुफाओं में जीवन की विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र मिले हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं, ठीक है। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
तो अभी आपको बताया हूँ प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। प्रश्न 28 देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? कौन बजा रहा है यार? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं हैं। और रायसेन, अब्दुल्ला रायसेन, ठीक है। विकल्प डी जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 29 देखिएगा, भारत की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो भारत की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं? तो वो आपका भीमबेटका की गुफा है, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा शैल चित्र मिले हैं। सर्वाधिक चित्र की बात हो रही है तो शैल चित्र सबसे ज्यादा कहां मिला है? भीमबेटका की गुफा से, ठीक है। यहाँ आदमगढ़ लिखा है, देखिए ये गलत लिखा हुआ आदमगढ़। यहाँ पर सर्वाधिक चित्र कहां से मिले हैं? भीमबेटका की गुफा से मिले हैं, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया है। प्रश्न 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा? मैं आपको बता दूं, भीमबेटका की गुफा की खोज जो हुई थी वह 1958 में हुई थी और इसकी खोज करने में बीएस वाकड़कर का योगदान था, ठीक है। बीएस वाकड़कर का योगदान था, तो विकल्प सी जो है आपका सही है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिला है। इसकी खोज 1957-58 में बीएस वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफा को, भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। प्रश्न 31 देखिएगा, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को खोजकर्ता कौन है? 1958 में इसके खोजकर्ता कौन थे? बीएस वाकड़कर थे, बीएस वाकड़कर, ठीक है, बीएस वाकड़कर थे, विकल्प सी। प्रश्न 32 देखिएगा, गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था, तो इसका नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था, हस्तिनापुर में। विकल्प ए जो है वह आपका सही है, हस्तिनापुर में हुआ था। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा जाता है। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, वहीं उसका नामकरण हुआ। प्रश्न 33 देखिएगा, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दफनाते थे, विकल्प ए। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के अनुसार नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साथ मिले। मतलब घर में ही उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाया जाता था, कहाँ? जोरवे संस्कृति में, ठीक है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जो थी उसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। जो जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल कौन से थे? नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ठीक है। कब्र में क्या किया जाता था? मिट्टी, हांडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। प्रश्न 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं? कुत्ते के कंकाल के भी सावधान होते थे। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान में प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो बुरजुहोम में। बुरजुहोम में एक ऐसा सावधान मिला हुआ है जहां मानव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया गया था, ठीक है। विकल्प बी जो है आपका सही है, बुरजुहोम। बुरजुहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है बुरजुहोम। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजुहोम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास, यहाँ पर देखिए बुरजुहोम से क्या मिला है? गर्तावास के साक्ष्य भी मिले हैं। गर्तावास मतलब गड्ढे के नीचे घर, गड्ढों वाले घर, ठीक है, गड्ढा बनाकर अंदर घर बना दिया जाता था, ठीक है। तो गर्तावास के साक्ष्य भी आपके बुरजुहोम से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुरजुहोम से ही मिला है, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा, गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बुरजुहोम से ही मिले हैं गर्तावास के साक्ष्य, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो विचार करिए। देखिए, ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण। देखिए, बुरजुहोम से शैलीकृत देव मंदिर मिला है, यह तो बिल्कुल गलत है भैया, ऐसा तो नहीं हुआ है बुरजुहोम में,
ठीक है। चंद्रकेतुगढ़, ये आपका चंद्रकेतुगढ़ जो है आपका, ये जो चंद्रकेतुगढ़ है यह आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ है जो पश्चिम बंगाल में विद्याधरी नदी के निकट यह चंद्रकेतुगढ़ है, जहां से टेराकोटा कलाकृतियां मिली हैं। यह तो सही है। गणेश्वर आपका राजस्थान में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। गणेश्वर जो है राजस्थान में है और यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 2 और 3, मतलब विकल्प डी। ठीक है। बुरजहोम नामक नौपाषाणकालीन पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के निकट अवस्थित है। ठीक है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण भी मिले हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता को प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इस स्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। तो गणेश्वर क्या है? गणेश्वर राजस्थान में ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, गणेश्वर। और इसकी खोज किसने किया था? प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने। प्रश्न 38 देखिएगा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल की बात हो रही है। किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लिखैया शिलाश्रय से। लिखैया शिलाश्रय जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास है लिखैया शिलाश्रय। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर के समीप है लिखैया शिलाश्रय, जहां पर सबसे ज्यादा मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कितना मानव कंकाल मिला है? तो कुल 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं लिखैया शिलाश्रय से। ठीक है। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। इसके अनुसार विंध्य क्षेत्र के लिखैया के शिलाश्रय से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं। तो कुल मिलाकर कितने नर कंकाल मिले हैं? कितने मानव कंकाल मिले हैं? 17 मानव कंकाल मिले हैं और इस सबसे ज्यादा मानव कंकाल के साक्ष्य हैं। ठीक है। प्रश्न 39 देखिएगा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ये तो सही है। मतलब विंध्य क्षेत्र के जो लोग थे वह नूतन काल में गंगा घाटी में प्रवचन किए। कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब विकल्प ए जो है आपका वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी थी कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। प्रश्न 40 देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है? बताएं। तो विकल्प ए संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। देखिए, पहले यह अलग विभाग था, भारतीय पुरातत्व विभाग अलग विभाग था, लेकिन 2011 में संस्कृति मंत्रालय के तहत रख दिया गया इसे, भारतीय पुरातत्व विभाग को। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। विकल्प 41 प्रश्न 41 देखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे वह कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे और बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था उन्हें, और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। प्रश्न 42 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है आपका कहाँ पे है? तो यह आपका भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो यह आपका भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, अब इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। यह भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री नहीं, हाँ, यूकेपीएससी एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है। केवल 799 रुपया में मैं आप लोग को उत्तराखंड एलटी ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स दूंगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज दूंगा, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कराऊंगा। और जो भी कोर्स रहेगा वो 100% बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो भी लोग गंभीर है, सीरियस हैं, वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग।